आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर हमारा क्लास 9th में भी एक चैप्टर है और क्लास 11th में भी एक चैप्टर है। तो यहाँ उसके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और डीपली हम इसको क्लास 11th में जाकर पढ़ेंगे। तो वर्क एनर्जी एंड पावर, पहले हम वर्क के बारे में बात करेंगे, फिर एनर्जी की, उसके बाद पावर। वर्क क्या होता है? वर्क को डिफाइन करने के लिए द साइंटिफिक डेफिनेशन जो वर्क की दी गई है वो इस तरह है कि वर्क इज इक्वल टू कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट आया तो वहाँ वर्क हुआ। ये हमारी वर्क की डेफिनेशन है। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क क्या नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आधा घंटा 1 घंटा की मैंने वीडियो बनाई। आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मान लो आपके हाफ ईयरली आने वाले हैं या आपके एनुअली आने वाले हैं, तो आप उन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप दिन भर अपनी चेयर पर बैठकर मेहनत से पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो। आपने 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बढ़िया से पढ़ा, बढ़िया से मेहनत की, प्रैक्टिस की, रीडिंग की, राइटिंग की, ये सारे आपने काम किए, लेकिन आपने अपने प्लेस को चेंज नहीं किया। आप जहाँ बैठो वहीं बैठ के आपने काम किया। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन, अगर साइंटिफिक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो आपने काम नहीं किया। तो वर्क किसे कहते हैं? जैसे मान लो अगर आप अपने रूम से चल के आप बाहर तक गए, अपने हॉल तक गए, या आपका रूम फर्स्ट फ्लोर पर है और वहाँ आप नीचे तक गए, या नीचे से आप अपने रूफ पर गए, तो जो आपने वो डिस्प्लेसमेंट किया और वो आपका वर्क है। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा वर्क होगा अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन। तो साइंटिफिक डेफिनेशन सीधी सीधी है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है, उसी को हम वर्क कहते हैं। उसके अलावा अगर हम एक ही जगह बैठे हुए कितना ही काम करें और वहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो वहाँ वर्क भी हमारा क्या होगा? ज़ीरो। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम वर्क डन कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट है वर्क डन की न्यूटन मीटर, इसको हम जूल भी बोलते हैं, जूल। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू कितना, W, F इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ एस से भी दिखाते हैं, तो फोर्स इक्वल टू कितना, S। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा फॉर्मूला है वर्क डन का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। 3 टाइप के वर्क डन होते हैं। पहला पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा नेगेटिव वर्क डन, तीसरा जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो उसको हम बोलते हैं वर्क डन। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स अप्लाइड, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। जिस डायरेक्शन में हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ब्लॉक है, यहाँ हमने फोर्स अप्लाई करा इस डायरेक्शन में, तो जो ऑब्जेक्ट हुआ उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले ये इसकी पोजीशन P1 थी, अब इसकी पोजीशन P2 हो गई। तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन के अंदर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। जो फोर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन अगर वो सेम है, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन। अब हम समझते हैं नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन इट इज नेगेटिव वर्क डन। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो हमारा नेगेटिव वर्क डन होगा। कैसे समझते हैं? एक एग्जाम्पल से।
ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर की साइड में कोई हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे से, और ये ऊपर की साइड में जा रहा है। नीचे से हमने फोर्स लगाया इस साइड में और ये भी जा रहा है ऊपर की साइड में, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है वही हमारी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया अब यहाँ, इसकी पोजीशन, पहले ये मास 1 यहाँ था, अब ये मास 1 यहाँ पहुंच गया। अब हमने फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर हम देखें तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रही है नीचे की डायरेक्शन में, जो कितना है हमारा W = कितना mg, यानी जितना इसका वेट होगा उतना ही इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो हमारा नेगेटिव वर्क डन होगा। तो इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट जा रहा है किधर, ऊपर की तरफ, तो ये हमारा नेगेटिव वर्क डन होगा। दूसरा एक एग्जांपल देते हैं। मान लो एक कार चल रही थी, ये मूविंग कार थी और उसके पास कुछ स्पीड थी। स्पीड देने के बाद ये एक कार है, कार जा रही है आगे की तरफ, इसको एक्सीलरेशन दे रहे हैं वो भी किधर, आगे की तरफ, तो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और कार भी जा रही है इधर की तरफ। सडनली कार का क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। जब कार को स्विच ऑफ किया तो कार धीरे धीरे रुक जाएगी। तो जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, लेकिन कार का जो मोशन हो रहा है वो किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में भी ये जो वर्क डन होगा हमारा वो नेगेटिव वर्क डन होगा। तो नेगेटिव वर्क डन क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी डेली लाइफ से जो हमारा नेगेटिव वर्क डन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। Zero work done when we applied a force of an object and there is no any displacement with object, then in that condition work done will be zero। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, इसके पास मास है m, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया F। फोर्स लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, यानी उसके अंदर बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और उसके अंदर जीरो डिस्प्लेसमेंट आता है, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, तो उस कंडीशन में उसका वर्क डन भी कितना होगा, ज़ीरो। जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर मैंने ये इसको पेन से प्रेस किया नीचे की साइड में, लेकिन इसके कॉपी के अंदर बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में फोर्स तो लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ से और कॉपी प्रेस भी हो रही है नीचे की साइड में, लेकिन इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर वर्क डन भी कितना होगा, ज़ीरो। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें और उसके अंदर वर्क डन नहीं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें और उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में वर्क डन होगा ज़ीरो। तो वर्क डन की डेफिनेशन सीधी और सिंपल है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाएं, अगर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो वर्क डन होगा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं होगा। तो सेम कंडीशन है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो वो मेहनत से एक ही जगह टेबल पे बैठ के वो रात भर पढ़ता है, अपना चार्ट पेपर बनाता है, उसका एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बनाता है, पूरी प्रैक्टिस करता है, सारे काम करता है, रीडिंग करता है, राइटिंग करता है, लेकिन उसके वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं करता। इस कंडीशन में वो जितना भी उसने काम किया वो बहुत लेस अमाउंट ऑफ वर्क किया अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन। लेकिन अगर कोई पर्सन 1 किलोमीटर तक रनिंग करता है या साइकिलिंग करता है तो उस कंडीशन में उसने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि वहाँ पर जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ वर्क डन एंड वर्क डन के बारे में। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा हम काम करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी कैपेसिटी उतना ही काम करने की उसकी कैपेसिटी होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एनीथिंग विच हैज़ द कैपेसिटी टू पुश द मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पॉसेस द एनर्जी। अगर किसी भी पर्सन को एक प्लेस से प्लेस पर ले जाना है, कोई अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो जितना ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा वो काम करेगा। तो किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लो किसी को एक बड़ा सा स्टोन 50 किलोग्राम का स्टोन अगर क्या करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उठा के रखना है, तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा। और उस पत्थर को ले जाने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो आराम से पत्थर को ले जाएगा, और जिसके पास कम एनर्जी होगी तो वो नहीं ले जा पाएगा।
जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एथलीट वगैरह, जब कोई भी आप ही रनिंग करते हो तो स्टार्टिंग में तो आपके पास एनर्जी होती तो आप इजीली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ लेते हो, लेकिन जैसे जैसे आप रनिंग करते हो कुछ टाइम के बाद आपकी एनर्जी क्या होने लगती है, लूज़ होने लगती है, कम होने लगती है। उस कंडीशन में आप अपने आप को टायर्ड महसूस करते हो और फिर उसके बाद आप जितनी एनर्जी आपके पास स्टार्टिंग में थी उतनी एनर्जी आपके पास उस टाइम नहीं रही, इसलिए आप उतना काम नहीं कर पाते हो जितना आप स्टार्टिंग में करते हो। तो किसी भी काम को करने की कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो ये देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती हैं जो हम क्लास 11 में जाके पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम पढ़ते हैं कि सिर्फ कितना, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं एनर्जी के। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल एंड कैलोरी। तो इस एनर्जी के ऊपर जिस साइंटिस्ट ने काम किया वर्क डन के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, उसके उनका नाम जूल था और उन्हीं के ऑनर में इसकी ऐसा यूनिट रख दी गई, कितना, जूल। तो ये हमारा एनर्जी। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, दो टाइप की एनर्जी होती है, पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन से जो एनर्जी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है उसके पास जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं कितना, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, mv²/r। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी mv²/r कैसे आया, सॉरी mv²/2। तो काइनेटिक एनर्जी होती है mv²/2। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी mv²/2 कैसे आया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब उसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो ड्राइव कर लेते हैं इसको, ड्राइव। ये एक बॉल थी, इसका मास है m, इसके पास किस इनिशियल वेलोसिटी थी, कितनी, 0। फिर इसके बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s और इसके पास फाइनल वेलोसिटी आई कितना, v। और इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हो गई अब यहाँ हो गई, यानी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया s, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी u और फाइनल वेलोसिटी आई v। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। जब वो मोशन में आया तो मोशन में आने के बाद जब वेलोसिटी तभी मोशन में आया तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v। तो अब हम देखें तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू तो W इक्वल टू फोर्स कितना होता है हमारा, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू कितना, s। अब हम क्या करें, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें। हम पढ़ चुके सारी इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी v² - u² इक्वल टू कितना, 2as। v हमें गिवन है कि v उसके बाद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसके बाद 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2as। तो v² ऐसी रहा इक्वल टू ये 0 बन गया और ये कितना हमारा 2as। यहाँ से हम a निकाल लेते हैं, a इक्वल टू कितना, v² ऐसी रहा, नीचे इसके कितना आ गया, 2s। अब ये b a की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे इस वाली इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 W ऐसी रहा इक्वल टू कितना, मास ऐसी रहा, एक्सीलरेशन की जगह कितना रखा मैंने, v² कितना 2s इंटू कितना चल रहा है s। इस s से ये s कैंसिल, तो W इक्वल टू कितना mv²/2। और वर्क की डन ही हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है। तो W की जगह लिख लेते हैं हम कितना, W इक्वल टू कितना E। तो E इक्वल टू कितना mv² कितना 2। और यहाँ हमने कौन सी एनर्जी निकाली, एनर्जी निकाली हमने काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना mv²/2। तो ये काइनेटिक एनर्जी का हमारा डेरिवेशन था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, mv²/2। और ये कैसे हमने ड्राइव की, ये हमारा डेरिवेशन था कि किसी ऑब्जेक्ट के पास मास m है, जब वो मोशन में आएगा यानी जब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके बाद जो एनर्जी आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट हुआ s, वेलोसिटी आई उसके पास v, मास कितना था उसके पास m। तो W इक्वल टू
जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसके अंदर वर्क डन होगा, तो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही रहा। और हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर हमारी काइनेटिक एनर्जी को हमने ड्राइव कर दिया। तो ये था डेरिवेशन हमारा काइनेटिक एनर्जी का। अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर रेस्ट पोजीशन में है तो उस कंडीशन में उसके पास जो एनर्जी होगी वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है और उसके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है और वो रेस्ट में है तो उस टाइम उसके पास जो एनर्जी होगी वही एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये कोई ऑब्जेक्ट है m, ये अर्थ है और यहाँ से ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है m और ये h हाइट पर रखा हुआ है और ये रेस्ट में। इस टाइम इसके पास जो एनर्जी होगी वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है P पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना mgh, ये कैसे आया यहाँ से हम ड्राइव करके इसको लेके आएंगे। तो पहले ये ऑब्जेक्ट था कितना, यहाँ मान लो यहाँ इसका मास कितना था m, फिर उसको यहाँ इस हाइट पर पहुँचा दिया तब भी इसका मास कितना रहेगा m, क्योंकि मास चेंज नहीं होता है। हाइट कितनी है h, यहाँ इसकी पोजीशन थी कितना p1 और यहाँ इसकी पोजीशन है p2। तो इसको यहाँ से पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ और जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहाँ वर्क डन होता है। तो यहाँ वर्क डन हुआ, वर्क डन इक्वल टू कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स इक्वल टू वर्क डन। और फोर्स कितना है, फोर्स कितना लग रहा है m और किसकी लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको खींच रही है m को g से, तो फोर्स इक्वल टू कितना mg, यानी जितना इसका वेट होगा इक्वल टू कितना s क्या है यहाँ पर, ये हाइट h। तो w इक्वल टू कितना mgh, यानी जब भी हम वर्टिकल में यूज़ करते हैं s का तो h करते हैं, तो w इक्वल टू कितना mgh। तो ये हमारा डेरिवेशन था पोटेंशियल एनर्जी का। तो W को किससे दिखाएंगे हम, एनर्जी से। तो एनर्जी इक्वल टू कितना mgh, तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना mgh। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और ये इसका डेरिवेशन है। आर वेरियस एनर्जी फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल, क्या जो बहुत टाइप की जो एनर्जी होती है वो इंटर कन्वर्टिबल होती है। इंटर कन्वर्टिबल का मीनिंग होता है क्या हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका भी पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा कि हाँ, हम एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वी कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, हम कर सकते हैं। यह एग्जांपल है, वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम हमारे फ़ैन चलाते हैं, हमारा फ्रिज चलाते हैं, हम हमारा AC चलाते हैं, हम हमारी लाइट चलाते हैं, बल्ब वगैरह जलाते हैं। तो वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कितना, लाइट एनर्जी, यानी जब हम बल्ब वगैरह जलाते हैं तो वहाँ पर लाइट क्रिएट होती है, तो उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी से फ़ैन को चलाते हैं तो फ़ैन क्या करता है, रोटेट करता है, तो उसके पास जो रोटेशन वाली जो एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। ऐसे बहुत सारी टाइप की एनर्जी हैं और बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं फ्यू एग्जाम्पल्स का यूज़ कर रहा हूँ जिससे आप समझ सकें कि जो वेरियस फॉर्म होती है एनर्जी की वो इंटर कन्वर्टिबल होती है, यानी हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हो।
नेक्स्ट आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, ना ही एनर्जी क्रिएट होती है, ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहती है, और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम टोटल एनर्जी निकालें तो हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो कुछ मैं डेरिवेशन है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी रहती है वो हर एक प्लेस पे कांस्टेंट रहती है। करते हैं इसको हम। अब हम निकालेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर मूव कर रहा है तो उसका हर प्लेस पे जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे यहाँ पर। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास m है और ये कोई सरफेस है, यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो कितनी है, पूरी हमारी h है। तो इसकी पोजीशन ले लेते हैं, पहले कोई पोजीशन ले लेते हैं इसकी A, फिर ये पोजीशन ले लेते हैं B और ये फिर लास्ट में पोजीशन ले लेते हैं C। तो ये पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट है एक हाइट पर रखा हुआ है और ये रेस्ट में है। अब हम इस A, B और C तीनों पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे, और ये टोटल एनर्जी जो अभी हमने देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट की क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो हमेशा सेम रहती है। तो ये हमारा h है और यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का x। अब हम निकालते हैं इसकी टोटल एनर्जी। तो इस पॉइंट A पर निकाल रहा हूँ मैं, फिर इस पॉइंट B पर निकालूंगा, फिर इस पॉइंट C पर निकालूंगा। तो ये पॉइंट A है, यहाँ पर हम निकालते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना, mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना, mv²/2 प्लस कितना, mgh। अब ये ऑब्जेक्ट एक हाइट पर रखा है, इसके पास हाइट पर है और ये रेस्ट पे है। तो रेस्ट में तो मास तो है ms का, लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी उसके पास 0, नीचे कितना चल रहा है 2 प्लस कितना mgh। तो ये कितना हमारा 0 से मल्टीप्लाई हुई किसी की तो 0 बन गया, तो 0 प्लस कितना mgh। तो टोटल एनर्जी जो निकली हमारी पॉइंट A पर वो कितनी निकली, mgh। तो ये टोटल एनर्जी है हमारी एट पॉइंट A। अब ये पॉइंट A पर हम एनर्जी हमारी, अब हम निकालेंगे पॉइंट B पर। तो हर एक ऑब्जेक्ट पे हमारी एनर्जी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो पॉइंट B पर निकालेंगे। एट पॉइंट B तो टोटल एनर्जी अगेन कितना हमारा mv²/2 यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना पोटेंशियल एनर्जी कितना mgh। अब हम यहाँ से निकालेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट ये क्या हुआ, नीचे मोशन में आना स्टार्ट हुआ, तो इसके पास क्या आई, कुछ वेलोसिटी आई कितना, जब ये मोशन में तो इसके पास वेलोसिटी होगी, तो कितना mv²/2 चल रहा है प्लस कितना mg लग रहा है। हाइट देखें, पूरी हाइट कितनी है हमारी h। तो हम A से B तक आए अभी तक, तो B से C तक कितनी है x। तो h में से हम x को माइनस कर दें तो ये कितना आई, हमारी हाइट आई किसकी, A से B तक। तो मैं रख रहा हूँ तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना, ये मेरा mv² कितना 2 प्लस कितना mg और ये कितना हमारा h माइनस x। और टोटल एनर्जी हमारी चल रही थी कितना, mv² कितना 2 प्लस कितना mg h माइनस x। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू mv²/2 ऐसे रहा, प्लस कितना मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो कितना mgh माइनस कितना mgx। अब ये जो v² है, यहाँ से हमने देखा v² माइनस u² इक्वल टू कितना 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या रहती है, 0 रहती है। तो यहाँ कितना v² माइनस कितना ये 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 2as। तो v² इक्वल टू कितना, ये आना हमारा 2as। तो v² की वैल्यू कितनी रखी हमने, 2as। और s क्या है यहाँ पर हमारा h है, तो 2ah आया। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना, ये चल रहा है हमारा b की जगह रखा मैंने कितना, v² की जगह 2ah अपॉन कितना चल रहा है 2 प्लस का कितना mgh और माइनस कितना mgx।
और ये जो भी हमने हाइट ली तो हाइट भी हम क्या लेंगे, x लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट a से b तक आया और a से b तक आने के लिए उसको जो हाइट है वो कितनी है हमारी x है, तो यहाँ x लेंगे। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना m, ये एक्सेलरेशन कितना हमारा g है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है और वो क्या होता है g होता है, तो m g x प्लस का कितना m g h माइनस का कितना m g x। इस माइनस m g x से ये प्लस m g x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी जो हमें मिली वो कितनी मिली, m जी एच। तो टोटल एनर्जी जो हमें मिली एम जी एच वो कहाँ मिली, पॉइंट बी पर। अब निकालते हैं पॉइंट सी की। अब ये पॉइंट सी पर निकालते हैं इसका टोटल एनर्जी। अब सी पॉइंट पर तो टोटल एनर्जी निकालेंगे, एट पॉइंट सी। तो टोटल एनर्जी कितना होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी यानी एम बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना पोटेंशियल एनर्जी कितना एम जी एच। अब टोटल एनर्जी निकालेंगे, ऑब्जेक्ट ए से सी तक आया तो ये वेलोसिटी इसके पास तो रही होगी कुछ ना कुछ, तो एम बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना मास एम है और जी हमारा आ रहा है। और अब हाइट कितनी, जब इस ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे पहुंच गया तो हाइट यहाँ कितनी 0, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस पे आ गया, जब कुछ हाइट नहीं है तो कितना 0। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना, ये हमारा एम बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना ये 0 बना, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना निकला, एम बी स्क्वायर अपॉन कितना 2। अभी एम बी स्क्वायर अपॉन 2 हमारा टोटल एनर्जी आया। और अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन देखें हम तो कितना वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू कितना 2gh। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2gh, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो टी टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना, क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो इस टाइम इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसके 0। तो ए से लेके सी तक जब भी आएगा तो फाइनल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी इसके पास, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो ये एम ऐसी रहा, बी स्क्वायर की जगह कितना रखा मैंने 2gh और नीचे कितना चल रहा है 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना आया mgh। तो हमने देखा पॉइंट ए पर भी हमारी टोटल एनर्जी mgh थी, पॉइंट बी पर भी हमारी टोटल एनर्जी mgh थी और पॉइंट सी पर भी हमारी टोटल एनर्जी mgh है। तो हर एक पॉइंट पर जो एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है, और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और टोटल एनर्जी क्या होती है, एम बी स्क्वायर अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना कांस्टेंट। यानी टोटल एनर्जी हर एक प्लेस पर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। हमारी द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। किसी भी काम को करने का जो रेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन को ही हम एनर्जी बोलते हैं। तो पी इक्वल टू कितना डब्ल्यू अपॉन टी, तो डब्ल्यू पी इक्वल टू कितना आया हमारा ई अपॉन टी। तो पावर इक्वल टू कितना एनर्जी अपॉन टाइम, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू कितना जूल पर सेकेंड, या फिर हम इसको वॉट भी बोलते हैं। तो पावर कितना होता है हमारा, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या रहती है जूल, और टाइम की कितना हमारा सेकंड, तो जूल पर सेकंड, और यही हमारा क्या है वॉट। तो हम यहाँ से निकालते हैं एनर्जी इक्वल टू कितना पावर इनटू टाइम, एनर्जी पावर इनटू टाइम, तो ई इक्वल टू पावर की एनर्जी, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है वाट, इनटू टाइम की कितना सेकंड, तो एनर्जी इक्वल टू कितना ये वॉट, और इसको हम लिख लेते हैं कितना आवर में लेंगे आवर। तो एनर्जी इक्वल टू कितना वाट इनटू आवर, तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू, तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू कितना 1
किलोवाट आवर, यानी एक यूनिट की जो वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। और ऐसा यूनिट किसकी कितनी होती है, जूल पर सेकंड, यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना, किलोवाट आवर। तो ये पावर था, पावर बहुत छोटा दे रखा है। क्लास 9th के अंदर हमें पावर थोड़ा छोटा दे रखा है, इसलिए पावर हमारा क्लास 9th में इतना ही।